हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक वाटर अर्थात जल के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि पानी हमारी डेली लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। अर्थात मनुष्य भोजन के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है। हमारे दैनिक जीवन के जितने भी कार्य जैसे नहाना धोना, खाना बनाना, कृषि कार्य, पीने के लिए पानी, सफाई के लिए इत्यादि के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, इसलिए पानी तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। इसी प्रकार से जो पानी है हमारे लिए काफ़ी उपयोग में आता है, तो उसी प्रकार से धुलाई प्रक्रिया के लिए भी पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना पानी के तो धुलाई की प्रक्रिया हम कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें जल कपड़ों से गंदगी निकालने, उस पर लगे साबुन या अन्य शोधक पदार्थों को निकालने अथवा गंदगी एवं दाग धब्बे छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जल एक प्रकार का शक्तिशाली गोलक है या फिर इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, जो अपने अंदर सभी चीज़ों को घोल लेता है। ठीक है, इसलिए धुलाई प्रक्रिया के दौरान जब हम जल में कपड़ों को डालते हैं तो उसके रेशे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे क्या होती है कि इसमें छिपी जो गंदगी होती है वो फूल करके बाहर निकल जाती है। धूल, कण, मिट्टी, गंदगी सभी, और उसके बाद ये अपने कपड़े से जब अलग हो जाते हैं तो उसके बाद में खंगालने पर ये कपड़े हमारे बिल्कुल साफ निकल जाते हैं। ठीक है, जो जल होता है यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के बनता है। इसका फॉर्मूला H2O होता है। जल के जो स्रोत हैं यदि हम बात करें तो हमें पता है कि प्रकृति से हमें जल प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति, लेकिन प्रकृति के अंदर भी जल कहाँ से मिलता है। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी का हिस्सा है 3/4 हिस्सा जल का बना हुआ है और 1/4 हिस्सा जो है वो थल है। अर्थात हमारे पास में पृथ्वी पर पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी काफ़ी कम है। जो पानी है या जल के स्रोत हैं वो प्राकृतिक रूप से समुद्र, नदी, झील, झरने, कुएं इत्यादि हैं, और मुख्य रूप से हमें वर्षा से जल प्राप्त होता है। वर्षा का जो जल होता है इन सभी में सबसे शुद्ध वही होता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्रों से, नदियों से जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बन करके वायुमंडल में पहुंचता है। वहाँ पहुंचने पर सारी जो जल वाष्प होती है वो आपस में इकट्ठी हो जाती है, तो वह एक बादल का रूप ले लेती है और उसके पश्चात ये गमन करना शुरू कर देते हैं। ये किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर काफ़ी ठंडक और होती है उस जगह पर जाकर के ये बादल बरसना शुरू कर देते हैं, और वो जो पानी की बूंदें होती है वह भाप से पुनः पानी के रूप में बदल करके द्रव अवस्था में आ जाती है और वो ज़मीन पर गिरना शुरू कर देती है। वर्षा के जल की तुलना आसुत जल से की गई है। आसुत अर्थात आसवन विधि से प्राप्त किया हुआ जल उससे की हुई है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के अशुद्धि, जीवाणु, विषाणु नहीं होते हैं। इसलिए जब यह जल बादलों से भाप के से द्रव अवस्था में बदलता है तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में, बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में होता है। लेकिन जब यह वातावरण से या वायुमंडल से जब हमारी पृथ्वी पर आ रहा होता है तो उस समय इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ मिल जाती है, जैसे कि वातावरण में उपस्थित गैसें इसमें मिल जाती है, धूल, मिट्टी, धुआं, कई सारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी इसमें मिल करके इसे अशुद्ध कर देती है। और इसीलिए जब बारिश शुरू होती है तो उसकी पहली या दूसरी की नहीं, 1-2 बारिश को छोड़ने के बाद हमें उस वर्षा के पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती वर्षा का जल आता है उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है और ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से वर्षा का जो जल होता है वो सबसे बढ़िया होता है, इसे मृदु जल कहा जाता है। जो जल के मुख्य स्रोत हैं वो 3 हैं। वर्षा का जल जो कि हमें बारिश से मिलता है, दूसरा भूपृष्ठीय जल जो कि सरफेस पर पाया जाता है पृथ्वी के, जैसे कृत्रिम झरने हैं, नदी है, नहर, तालाब, जलाशय, सरोवर, सागर, खाड़ियाँ इत्यादि, और भौम जल जो कि हमारी धरती के अंदर पाया जाता है सतह के नीचे, जैसे कुएँ हैं, हैंडपम्प का जल है, ट्यूबवेल का जल है इत्यादि। अब हम बात करेंगे जल की अवस्थाओं के बारे में। तो जल हमारे पास 3 अवस्थाओं में उपलब्ध होता है, जैसे कि पहला ठोस अर्थात बर्फ़ के रूप में, बर्फीली चोटियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ के रूप में पानी जमा हुआ रहता है। द्रव अवस्था में जो जल होगा वो पानी के रूप में होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा। और तीसरा है गैस के रूप में, जैसे कि बादल है, जलवाष्प के रूप में है। तो इस प्रकार से जल की 3 अवस्थाएँ होती है। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में।
वाटर साइकिल बेसिकली जल का वाष्प बन करके वायुमंडल में जाना और वायुमंडल से उस वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में बदलकर धरती पर आना, इस प्रकार जो ये चक्र चलता रहता है इसे वाटर साइकिल या जल चक्र कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो वर्षा होती है वो वर्षा का जल जब पृथ्वी पर आता है तो कुछ भाग इसका धरती के अंदर चला जाता है। उसके पश्चात इसका जो कुछ भाग है वह जैसे समुद्रों के अंदर नदियाँ बन करके, तालाब बन करके भरा हुआ रहता है, बहता रहता है। इस प्रकार से जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में निरंतर जाता रहता है। इस प्रकार जो वायुमंडल में जब ये जल वाष्प पहुँचती है तो वह जल वाष्प की आपस में इकट्ठा होकर के एक बादल का स्वरूप ले लेती है। जब यह बादल का स्वरूप ले लेती है और ये आगे बढ़ती जाती है, बादल वैसे पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचे होते हैं और वहाँ का तापक्रम भी बहुत कम होता है, ठीक है। इस कारण से वो जो जल वाष्प होता है वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है और जब ये बूंदों के रूप में परिवर्तित होता है तो पुनः पर्वतों पर, मैदानों या पृथ्वी के अन्य हिस्सों में आकर के गिरता है। पर्वतों के ऊपर जैसे बर्फीली चोटियों के संपर्क में अगर आएगा तो यह जो जल होगा वह तुरंत बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वह बर्फबारी होने लगती है। जो जल मैदानी इलाकों में गिरता है वह लिक्विड स्टेट में ही गिरता है और इस तरीके से कुछ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, कुछ ज़मीन के ऊपर ही बहता रहता है। इस प्रकार से जल वापस से वर्षा से ज़मीन पर आया था, ज़मीन से वापस वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार यह साइकिल बराबर रूप से निरंतर चलता ही रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे जल के वर्गीकरण की। तो जल को 4 प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। पहला जल के उद्गम के अनुसार, दूसरा स्वाद के अनुसार, तीसरा साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार और चौथा उपयोग के अनुसार। तो हम हर एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जल के उद्गम के अनुसार, अर्थात हमें जल कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिल रहा है, उसके आधार पर। तो हमें जल झरने और कुएं से मिलता है। झरना जो है ये प्राकृतिक जल स्रोत है। जब ऐसी 2 लेयर्स या ऐसी 2 इम्परवियस लेयर, मतलब कि जहाँ से कोई चीज़ नहीं निकल सकती है, वहाँ पर किसी दरार या छेद के माध्यम से भूमि का जो जल होता है वह सतह से बाहर निकलने लग जाता है, तो उसे झरना कहा जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी अघुलनशील अशुद्धियाँ रहती है। झरने का जल तो वैसे शुद्ध, शीतल, स्वादिष्ट और प्रदूषण से रहित होता है, लेकिन इसमें कठोरता बहुत होती है। इसका कारण यह है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं, इसलिए। और यह जल किसी भी कार्य के लिए इतना उपयुक्त नहीं होता है। अब गांव के अंदर हम देखते हैं कि कुएं बहुत बनाए जाते हैं। कुओं को वास्तविक रूप में मिट्टी खोद करके काफ़ी गहरा खड्डा खोदा जाता है और उस खड्डे को जब तक खोदते रहते हैं जब तक कि वहाँ से जल प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से इसे खोदते जाते काफ़ी अंदर तक खोदा जाता है। कुएँ भी वैसे कई प्रकार के होते, कुछ उथले कुएँ होते, कुछ गहरे होते, कुछ आर्टिजियन कुआँ होते हैं। कुएं से जो हमें जल प्राप्त होता है वह भी शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और पीने योग्य होता है। और क्योंकि ये काफ़ी गहरे खोदे जाते हैं तो इतनी गहराई तक अशुद्धियाँ पहुँच नहीं पाती, इसलिए कुएं का जल वैसे शुद्ध होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जल एक बहुत ही अच्छा सार्वभौमिक गोलक है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसमें सभी चीज़ें घुल जाती है, इसलिए इस जल में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते ही हैं, जिससे कि थोड़ा पानी कठोर रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कठोर जल कहलाता है। फिर है नदी का जल। वर्षा अथवा पर्वतों पर जो जमा हुआ जल होता है ना, वह गर्मी पड़ने से या सूर्य की रोशनी पड़ने से पिघलना शुरू हो जाता है और यह पिघल करके धीरे धीरे बहता है और बहता हुआ पहाड़ों से वो जल बह करके नदी के रूप में मैदानी इलाकों तक आ जाता है। जब यह अपने उद्गम स्थल से निकलता है तब तो ये बिल्कुल शुद्ध, अच्छा और निर्मल होता है। लेकिन जब ये बहते बहते हुए मैदानी इलाकों तक आते हैं तो इसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ मिल जाती है, जैसे कि बड़े बड़े महानगरों से होकर निकलती है, उसमें कूड़ा करकट है, कचरा है, लोगों के शव है, मल मूत्र, गंदगी इत्यादि इसके अंदर मिल जाता है, जिससे कि ये जल गंदा, मटमैला, कीड़ों से भरा हुआ, जीवाणुओं, विषाणुओं से भर करके दूषित हो जाता है। यह जल न तो पीने के लिए ठीक होता है, न किसी कार्य को करने के लिए सही होता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अब हम बात कर सकते हैं गंगोत्री से निकलने वाला जो गंगा जल है, वह जब वहाँ से निकलता तो बिल्कुल शुद्ध रूप में होता है, निर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों में आता जाता है और जैसे कानपुर या बनारस तक अगर हम बात करते हैं यहाँ आकर के, तो ये जल बिल्कुल गंदा हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी अशुद्धियाँ इसमें मिल जाती है।
अगला है समुद्र का जल। समुद्र का जल सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्राकृतिक जल स्रोत है। वर्षा होने का कारण भी क्या है कि समुद्र का जो जल होता है वो निरंतर वाष्पित होता रहता है। यही जो समुद्र का जल होता है ये बहुत ही अशुद्ध होता है और इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती है, काफ़ी सारे ठोस एवं लवण इसमें घुले हुए होते हैं। इस प्रकार ये जो जल होता है यह किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है समुद्र का जल। अगला है वर्षा का जल। सभी प्रकार के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन सब में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जल स्रोत वर्षा का जल ही होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि किस प्रकार वर्षा होती है या वर्षा से जल हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, तो इसी तरीके से यह जो जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है साफ, स्वच्छ, निर्मल होता है। इसकी तुलना डिस्टिल वाटर से की गई है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की गैस, सूक्ष्म जीव, विषाणु, रोगाणु, जीवाणु कोई भी उपस्थित नहीं होता है। इसलिए अब हम बात करेंगे स्वाद के अनुसार जल का वर्गीकरण। स्वाद के अनुसार जल 3 भागों में बांटा गया: कठोर जल, मृदु जल एवं नमकीन जल। इसी का डिस्क्रिप्शन हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे उपयोगिता एवं साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार जल का वर्गीकरण। इसमें बताया गया है कि जो जल है उसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सॉफ्ट वाटर या मृदु जल, दूसरा कठोर वाटर या हार्ड वाटर। ठीक है, पहला है मृदु जल। मृदु जल जो है ये पीने में रुचिकर, स्वादिष्ट और अच्छा लगता है और सभी घरेलू कार्यों के लिए अच्छा होता है ये, क्योंकि इसके अंदर साबुन जो होता है वो आसानी से घुल करके अच्छे झाग बनाता है, जिससे वस्त्रों पर जितनी भी चिकनाई, मैल, गंदगी, दाग धब्बे लगे होते हैं वे शीघ्रता से इससे हट जाते हैं और कपड़ा भी साफ एवं स्वच्छ निकल जाता है। अब बात करेंगे हम कठोर जल की। कठोर जल पीने में अरुचिकर एवं खारा लगता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं ना, जिसके कारण ये किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और जैसे जैसे ये धरती पर भी होकर के जब बह रहा होता है तो उस टाइम पे भी काफ़ी प्रकार की अशुद्धियाँ अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि मिले हुए होते हैं। इसीलिए ये जल न तो पीने लायक रहता है, न किसी कार्य या दैनिक कार्य को करने के लिए उपयुक्त होता है। अगर हम इसके अंदर साबुन लगाते हैं तो न साबुन उसके ऊपर अच्छे से झाग देता है। बार बार रगड़ करके साबुन से धोने से क्या होता है कि जो साबुन होती है वह कठोर जल के साथ प्रतिक्रिया करके चूने का साबुन बना लेती है, जिसकी वजह से यह साबुन चिपचिपा एवं दही के कणों के समान दिखने लगता है, जो वस्त्र की सतह पर आकर के चिपक जाएगा और न ये आसानी से अलग होता है। अब हम बार बार अगर वस्त्र धोएंगे भी सही तो उसमें से साबुन और उसकी गंदगी नहीं निकलती है। अब हम बात करेंगे, ये तो थे इसके तीनों प्रकार। अब हम बात करेंगे जल की कठोरता के बारे में। जल की कठोरता जो होती है यह अच्छी नहीं होती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जिसे टेम्पररी हार्डनेस कहा जाता है, इसमें जल में, जैसे देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है हमें, अस्थायी मतलब जो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, जिसे हम हटा सकते हैं आसानी से। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो ऐसा जल अस्थायी कठोरता वाला जल कहलाता है। अर्थात ऐसे जल को अगर हम उबाल देंगे तो भी उससे क्या होगा कि हमें शुद्ध जल या मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। इस जल के अंदर कई सारे लवण जैसे अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये घुलनशील होते हैं पहले, लेकिन जब हम इन्हें उबाल देंगे तो ये अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाष्पीकृत होकर के निकल जाती है। अब इसमें जो अघुलनशील कार्बोनेट है वे बर्तन के तली के अंदर बैठ जाते हैं और जल से पृथक हो जाते हैं। अब हम इसे छान करके इसकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने के 3 मेथड्स हैं, जैसे उबाल करके, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करवा करके, और तीसरा है क्लार्क विधि के द्वारा। देखिए, उबाल करके सबसे पहले हम आसानी से जल को मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जो कठोर जल है ये हमें पता है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो उबालना प्रक्रिया है ये घरेलू स्तर पर की जाने वाली तथा व्यापक स्तर पर भी की जा सकती है, किंतु व्यापक स्तर पर इतने जल को उबालना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर दूसरे रसायनों का उपयोग किया जाता है। किंतु हम घर में अगर किसी भी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे सिंपल ईजी मेथड होती है यह। इसके लिए क्या किया जाता है कि जल को सबसे पहले छान करके इसे उबाल लिया जाता है। उबल जाने के पश्चात इस पानी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम देखते हैं कि इस समय जो बर्तन का पैंदा होता है उसके अंदर काफ़ी सारे
सफ़ेद सफ़ेद रंग के कुछ पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं, वो नीचे जम जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी जीवाणु विषाणु, कोई भी कृमि या लार्वा इत्यादि होते हैं तो जल के उबलने से वे भी मर जाते हैं। इस प्रकार से जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इसमें घुलनशील जितने भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, वह क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। और CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह भी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार अब हमने जल को छाना तो इसकी कठोरता भी दूर हो जाती है और वो पार्टिकल्स हम फेंक देते हैं। देखिए, इसके लिए भी हमारे पास में हमें रिएक्शन दी हुई है, जिसके अंदर बताया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब उबाला गया तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह अवक्षेपित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमें जल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब उबाला जाता है, इस जल को उबाला जाता है, तो उससे मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाकर मिल जाती है और हमें जल प्राप्त हो जाता है। अब सेकंड मेथड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके किस प्रकार अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। इसमें देखिए, इस जल के अंदर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए रहेंगे। इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसकी प्रतिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते हैं। ये भी अघुलनशील होते हैं और ये भी अवक्षेपित हो जाएंगे। अवक्षेप को अब हम क्या करेंगे, छान करके अलग कर देंगे, जिससे कि हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। इसकी भी हमें कई सारे रिएक्शंस दी हुई है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सारे रिएक्शंस वर्क करती है। अगली है क्लार्क विधि के द्वारा। क्लार्क विधि जो है, इससे भी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, जिसमें हम चूने के पानी का यूज़ करेंगे। चूने के पानी जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह अघुलनशील अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। अब हम इसे पुनः छान करके पृथक कर लेंगे। मतलब एक अनुमान के अनुसार 5 लीटर तक पानी को शुद्ध करने के लिए 36 mg चूने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्थायी कठोरता के बारे में। जो स्थायी कठोरता है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट उपस्थित होते हैं। इन लवणों को अगर हम उबालते हैं या कोई भी इजी मेथड के थ्रू इनको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें कुछ विशेष रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है इस प्रकार की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इसकी कुछ विधियाँ हैं जिनके हम बारे में बात करेंगे, जैसे स्रवण विधि, परम्यूटेट विधि, केल्गन विधि, सोडा विधि तथा आयन विनिमय विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्रवण विधि की। स्रवण विधि अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकती है, ठीक है। स्रवण विधि से जल की घुलनशील अशुद्धि स्रवण पात्र के अंदर ही रह जाती है तथा जल स्वच्छ, साफ एवं मृदु हो जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर जल को पहले वाष्पीकृत करते हैं। जब जल वाष्पीकृत हो जाता है तो इसे कंडेंस करके अर्थात ठंडा करके पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब हम इस विधि का ऐसे स्थानों पर उपयोग करते हैं जहाँ पे हमें आसानी से शुद्ध जल नहीं मिलता है, जैसे प्रयोगशालाओं में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर चाहिए होता है। इसलिए समुद्री जहाज़ के अंदर, क्योंकि समुद्री यात्राएं काफ़ी महीनों की होती है, तो इतना जल भी एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए समुद्र से जो प्राप्त जल होता है उसे पहले आसवन विधि के द्वारा डिस्टिल वाटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी गैसेस घुली हुई होती है ना, वो सारी बाहर निकल जाती है। इसलिए तो यहाँ पे अगर हमें इस पानी को पीना है तो इसके लिए पहले उसका एरेशन या वातित करना पड़ता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, जिससे कि यह जल पीने में रुचिकर लगने लगता है। अगली है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि में सोडियम तथा एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेट यूज़ किए जाते हैं, इसी को परम्यूटेट कहते हैं और इसे सोडियम जियोलाइट भी कहा जाता है। देखिए, इसमें जो कठोर जल है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होंगे। इनके साथ जब सोडियम जियोलाइट की प्रक्रिया होती है तो वो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बना लेता है। ये दोनों जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये अवक्षेप बना लेते हैं और इनको निथार करके मृदु जल को प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए, इस मेथड से हम किस प्रकार से जल प्राप्त करेंगे, मृदु जल। सबसे पहले एक बर्तन लिया जाता है,
उसके अंदर सबसे पहले मोटे बालू की एक परत बिछा दी जाती है। इसके बाद सोडियम जियोलाइट बिछाया जाता है और तत्पश्चात इसके ऊपर महीन बालू जमा देते हैं। अब हम ये जो बर्तन है इसके एक टोंटी रहती है नीचे, अर्थात एक निकास नली लगी हुई रहती है। अब हम बर्तन में ऊपर की तरफ इसमें कठोर जल भर देंगे। जब हम कठोर जल भर देंगे तो वह जल बारीक या महीन बालू से होता हुआ सोडियम जियोलाइट के कांटेक्ट में आता है। जब सोडियम जियोलाइट के कांटेक्ट में जब कठोर जल आता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट होते हैं ये अघुलनशील लवणों के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। और अब जो ये जल है यह मोटी बालू से होता हुआ नीचे की तरफ आता है तथा निकास नली के द्वारा मृदु जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह मेथड कार्य करता है। अगली है केलगन विधि। केलगन विधि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ही केलगन कहा जाता है। यह जल में घुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों से प्रतिक्रिया करके उनको फॉस्फेट बना लेता है, जो कि कोलाइल अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसे छानेंगे और इसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है सोडा ऐश विधि। सोडा ऐश विधि के द्वारा जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकता है। इसमें कठोर जल के साथ सोडा ऐश को मिलाकर के उबाल लिया जाता है तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों के साथ में प्रतिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये जो अवक्षेप होंगे इन अवक्षेप को जल को छान करके इन्हें अलग कर दिया जाता है। देखिए इसमें भी काफ़ी सारी रासायनिक प्रक्रिया हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिलाया जाता है और उबाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और इधर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मिला करके उबाला जाता है तो उससे भी कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप प्राप्त होते हैं और सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सारी प्रक्रियाएं होती है। अगली है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि के द्वारा भी दोनों प्रकार की जल की कठोरता को दूर किया जाता है, अर्थात अस्थायी तथा स्थायी दोनों को। यह जल को शुद्ध तथा मृदु बनाने की सबसे आधुनिक विधि है। आजकल इसका बहुत उपयोग किया जाता है। जो हम अपना प्योरीफिकेशन सिस्टम देखते हैं ना, वही यह मेथड है। इसमें दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजिन का यूज़ करते हैं, एक धनायन होता है तथा दूसरा ऋणायन होता है। अब धनायन रेजिन क्या करेगा, जो इसके पास जल आता है उसमें जितने भी आयन्स उपस्थित होते हैं उनको हाइड्रोजन आयन में बदल देगा तथा ऋणायन जो होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन OH जो होता है उसमें बदल देता है। इस प्रकार जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया दो चरणों के अंदर होती है। पहले के अंदर कठोर जल को धनायन विनिमायक रेजिन से होकर प्रवाहित करते हैं, जिससे इसमें धनायन की अशुद्धियाँ जो होती है वो मुक्त हो जाती है। और दूसरे चरण के अंदर कठोर जल को ऋणायन विनिमायक रेजिन से प्रवाहित करते हैं तो जल की जो ऋणायन संबंधी अशुद्धियाँ होती है वो सारी दूर हो जाती है। इस प्रकार दोनों तरीके से जल शुद्ध हो जाता है और हम इसे छान करके या अपने पास ले लेते हैं, जो हमें मृदु जल के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।